अब देखो, आज जो हम लोग जेई एडवांस सीरीज का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन यहां मैंने शो किया। क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी है और यहां पे कॉन्सेप्ट भी है। और यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट आता है, तो एक तो कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा सर्कुलर मोशन का, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा किसका, न्यूटन्स के लॉ का। यहां पे हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यूज करना है, सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है, और तीसरा हमें यूज करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट। कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ मैसिव होमोजीनियस रोप of length L is suspended between two nails A and B driven in the same horizontal level. The rope makes an angle theta with the horizontal at the nails and its lowest point is at a depth D below the nails. A bead thread in the rope released from the nail A slides down the rope without friction if the bead is so light that the shape of the rope remains unaffected. Find the acceleration of the bead when it passes through the lowest point. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे एक रोप, तो यहां पे बोल रहा है एक रोप, और ये गिवन है कि रोप जो है, रोप हमारी क्या है, बहुत हैवी है। रोप यहां पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है, तो ध्यान ना, रोप का लेवल सेम है, और ये जो एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है थीटा, और यहां पे ये एंगल भी कितना दिया गया है, थीटा। अब ये चीज ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लॉज ऑफ मोशन में सॉल्व करते थे, जहां पे चेन थी, चेन को हमने दो नेल पे लाके हैंग कर दिया था। अगर दोनों का लेवल सेम होता है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा F टेंजेंट के अलोंग, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा F टेंजेंट के अलोंग, वो यहां पे क्या होता है, सेम होता है। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना बन रहा होगा, यहां पे थीटा, ये एंगल भी थीटा है कि नहीं। चेन हमारी हैवी है, तो मान लो हम चेन के मास की बात करेंगे तो वहां पे एज्यूम करो लैम्डा, और लैम्डा को हम बोल रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो जो भी लैम्डा है, लैम्डा तो हो गया मास पर यूनिट लेंथ। चेन की लेंथ दी हुई है L, तो पहला रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं कि M जो है वो लैम्डा इंटू L के बराबर है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर दोनों सपोर्ट अगर हमारे सेम लेवल पे हैं तो कैसे हम बोलें कि दोनों फोर्स हमारे वहां पे सेम होंगे। तो मान लो अगर तुमने गलती से इसको F1 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, F2 बोल दिया। पूरे चेन को सिस्टम मान लो, बताओ, पूरे चेन को अगर सिस्टम मानोगे तो चेन का वेट हो जाएगा M इंटू जी। यहां पे फोर्स के कितने कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा F2 cos थीटा, यहां पे F2 sin थीटा। यहां पे भी फोर्स कितना आएगा, यहां पे भी फोर्स आएगा, यहां पे F1 लिखा है तो मैं बोलूंगा यहां पे F1 cos थीटा, और यहां पे क्या हो गया, F1 sin थीटा। अब बताओ, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो हम यहां से बोल सकते नहीं बोल सकते कि F1 cos थीटा किसके बराबर होगा, F2 sin थीटा के, F2 cos थीटा के। तो यहां से हम बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है। तो F1 F2 यहां पे क्या होंगे, सेम रहेंगे। अच्छा, y एक्सिस के अलोंग अगर इक्वेशन लिखोगे तो F sin थीटा, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2F sin थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। देखो, ऐसा हम बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं वहां पे। तो अगर मुझे सपोर्ट की रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो हमें मालूम है कि जिस नेल्स पे या जिस पॉइंट पे इस हैवी स्ट्रिंग को लाके फिक्स किया गया है, वो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगा रही है, सेम फोर्स लगा रही है। और फोर्स किसके बराबर है,
तो यहां पे हमने इक्वेशन पहली क्या डिराइव करी, हमने पहली इक्वेशन डिराइव करी कि 2f साइन थीटा पूरे वेट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस आउट कर रहा होगा। चेक करो ये इक्वेशन सही लिखी कि नहीं लिखी है वहां पे। अच्छा, अब मैं इस पार्ट को यहां पे रब कर रहा हूं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी आगे। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज तुम्हें क्या देखनी है, क्वेश्चन में बोल रहा है स्ट्रिंग कैसी है, स्ट्रिंग वहां पे हैवी है और इस हैवी स्ट्रिंग से हम क्या कर रहे हैं, इस हैवी स्ट्रिंग से यहां पे हम एक बीड को लाके छोड़ रहे हैं। अब ध्यान रखना है वहां पे, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, ये तुम्हारी स्ट्रिंग पे एक बीड है। अब जैसे ही हम छोड़ेंगे, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये बीड क्या होगी, ये बीड इस स्ट्रिंग पे स्लाइड करेगी। अब देखो स्ट्रिंग अगर बहुत हैवी है और बीड हमारी बहुत हल्की है, तब तो उस केस में ये बीड, ये जो बीड रहेगी इस स्ट्रिंग के ऊपर बहुत स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगा रही होगी अपने वेट के कारण, और फोर्स अगर बहुत स्मॉल होगा इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। बताओ यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। स्ट्रिंग हमारी हैवी है, इस हैवी स्ट्रिंग से अगर हम एक लाइट बीड, इस हैवी स्ट्रिंग से अगर हम एक लाइट बीड को लाके छोड़ेंगे तो बीड ज्यादा बीड लाइट है तो बीड यहां पे ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी, जिसके कारण स्ट्रिंग का शेप एज इट इज मेंटेन रहेगा। फिर हमें यह भी मालूम है वहां पे कि स्ट्रिंग कैसी है, तो वहां पे देखोगे स्ट्रिंग हमारी स्मूथ है। अब बताओ यहां पे अगर स्ट्रिंग हमारी स्मूथ है तो इसका मतलब यहां पे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, नहीं कंजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया है d, तो किसी टाइम पे बीड स्लाइड करके लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच रही होगी, और अब हमें मालूम है यहां पे अगर हम इस बीड की बात करें तो ये बीड इस वायर पे वहां पे स्लाइड कर रही है, लेकिन सरफेस वहां पे क्या है, सरफेस वहां पे फ्रिक्शनलेस है, तो वहां पे एनर्जी हमारी क्या होगी, वहां पे एनर्जी हमारी क्या हो रही होगी, कंजर्व हो रही होगी। तो अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट पे एनर्जी को कंजर्व कराओ, इसको मान लो रेफरेंस। अब बताओ इसको अगर रेफरेंस मानोगे तो इनिशियल एनर्जी लिखी जाएगी पोटेंशियल, काइनेटिक जीरो, बाद में पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। तो इस पॉइंट पे जब बीड पहुंचेगी तो हमें नेक्स्ट रिलेशन क्या मिल गया, नेक्स्ट रिलेशन मिल गया कि बीड के पास उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gd। चेक करो ये बीड की उस टाइम पे वेलोसिटी या स्पीड होगी कि नहीं होगी। अब ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी बीड है ये बीड कर्व पाथ पे चल रही है, और हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी कर्व है तो उस कर्व को बताओ हम नंबर ऑफ सर्कल का पार्ट, उस कर्व को हम नंबर ऑफ सर्कल का कलेक्शन कंसीडर करते हैं कि नहीं कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास कोई कर्व है तो हम बोलते हैं कि ये जो कर्व है ये कर्व नंबर ऑफ सर्कल का क्या है, कलेक्शन है। अगर हमें किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम क्या करते थे, एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे। इस स्मॉल एलिमेंट को अगर हम बात करें तो ये किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा। यहां पे अगर इस सर्कल का रेडियस कितना है, मान लो इस सर्कल का रेडियस r है, तो जो यहां पे सर्कल फिट बैठेगा बताओ वही उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर था कि नहीं था। बोलो यहां तक तुम्हें क्लियर इन क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या यूज करी है, पहली हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि स्ट्रिंग हैवी है। अगर स्ट्रिंग हैवी होगी तो लाइट बीट के कारण उसका शेप चेंज नहीं होगा। दूसरा, जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहां पे स्मूथ है, तो अगले स्टेप में हमने एनर्जी क्या कर दी, कंजर्व करा दी। तीसरी मैंने प्रॉपर्टी क्या बोली, तीसरी मैंने प्रॉपर्टी बोली कि अगर कोई भी पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है तो कर्व को भी हम नंबर ऑफ सर्कल का कलेक्शन मानते हैं। किसी पॉइंट पे जो सर्कल वहां पे फिट बैठता है, जो सर्कल का रेडियस होता है वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है।
तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे जो कर्व बनेगा उसको हम इस तरह से एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे? तो यहां पे हमने इस तरह से एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इसको हम किसी सर्कल का क्या मान लेंगे? पार्ट मान लेंगे वहां पे। अब यहां पे जो सर्कल का रेडियस होगा वही इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा? तो मान लो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? r। अच्छा, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो अब बताओ उसके पास एक तो वेलोसिटी होगी v, किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग। अच्छा, अब ये तुम्हारी रोप है, इस रोप पे ये बीट स्लाइड कर रही है और ध्यान रखना ये रोप हमारी क्या है? फ्रिक्शनलेस है, तो बीड इसके ऊपर कोई टेंशन तो प्रोड्यूस कर नहीं पाएगी। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने इरोडो में भी देखा है कि इरोडो में क्या होता है? स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग से बीट पास करती है, लेकिन वहां पे सरफेस क्या था? रफ था। रफनेस के कारण जब बीट स्लाइड करती है तो बीट पे फ्रिक्शन ऊपर आता है, स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन नीचे आता है और उस फ्रिक्शन के कारण पूरी थ्रेड में टेंशन आ जाता है। चेक करना, इरोडो में इस तरह का एक क्वेश्चन है, एक साइड ब्लॉक लटका हुआ है, एक साइड ब्लॉक स्ट्रिंग से पास, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग का दूसरा एंड पुली से जाता है और स्ट्रिंग का एंड फ्री है। स्ट्रिंग से एक बीट को पास कराते हैं तो वहां पे कुछ टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, लेकिन लॉजिक वहां पे यही है कि जब ये बीट स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन आएगा तो बीट पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, बीट पे फ्रिक्शन अगर ऊपर लगेगा तो यहां पे वो क्या करेगा? फोर्स नीचे की ओर अप्लाई करेगा, तो टेंशन डेवलप होता है कि नहीं डेवलप होता है? तो यहां पे ध्यान रखना है, जब ये बीट पास कर रहा है तो बीट टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है क्योंकि सरफेस स्मूथ है, और बीट अगर टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग रहेगी वो बीट के ऊपर कोई टेंशन अप्लाई नहीं करेगी। तो यहां पे अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारी मोटी सी स्ट्रिंग है, ये तुम्हारी बीड है, तो यहां पे जो स्ट्रिंग का सरफेस रहेगा वो इसके ऊपर एक तो नॉर्मल अप्लाई करेगा n, दूसरा वो यहां पे क्या अप्लाई करेगा? दूसरा अप्लाई कर रहा होगा m इंटू जी। अब ये रिजल्ट तो मैं यहां पे हटा रहा हूं। हमें नेक्स्ट इक्वेशन क्या यूज करनी है? नेक्स्ट इक्वेशन हमें यूज करनी है कि ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो इक्वेशन क्या होगी? n माइनस एम जी। देखो है कि नहीं वहां पे जो इक्वेशन आएगी n माइनस एम जी, किसके बराबर? तो ये हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर के। देखो है कि नहीं है वहां पे? और एक तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान रखना यहां पे जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, तो यहां पे बेसिकली टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। यहां पे जो भी एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल है कि नहीं है? तो इस इक्वेशन को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी। लेकिन इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जो हम नॉर्मल कैलकुलेट कर पाए। अगर हम नॉर्मल ही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल वहां पे सॉल्व हो पाएगा क्या? नहीं। तो यहां पे हम लोग जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं कि यहां पे जो भी एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? वी स्क्वायर बाय आर। वी की वैल्यू हमें मालूम है, अगर हम किसी तरह से वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर पाए, अगर वहां पे हम किसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर पाए तब तो हम वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें वहां पे कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या बोला, इस तरह से हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है कि नहीं लिया? स्ट्रिंग का। देखो जरा, यहां पे स्ट्रिंग का हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है कि नहीं लिया? और इसको हमने सर्कल का पार्ट माना है। तो यहां पे अगर तुम बात करोगे स्मॉल एलिमेंट की, तो जो स्ट्रिंग का बचा हुआ पार्ट रहेगा, पहले तो चेक करो, यहां पे ये एंगल बना रहा होगा, यहां पे
डी थीटा। यहां पे हमने स्ट्रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसने एंगल कितना सबटेंड किया है, डी थीटा। अच्छा, यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो टेंजेंट के अलोंग यहां पे टेंशन होगा कि नहीं होगा, तो इस डायरेक्शन में भी टेंशन होगा और स्ट्रिंग का जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो भी इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, टेंशन इस तरह से अप्लाई कर रहा होगा। देखो है कि नहीं है, हमने इसको सर्कल का पार्ट माना है, यहां से अगर इसको ज्वाइन करोगे तो बताओ ये इसका रेडियस होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो इस कर्व को हमने सर्कल का पार्ट माना है, जो इस सर्कल का रेडियस होगा वही यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब बताओ यहां पे, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से अगर हम बाइसेक्टर लें तो ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो ये एंगल डी थीटा बाई 2 है। अब चेक करो जरा, ये एंगल अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये एंगल कितना आ रहा है, देखो है कि नहीं। यहां पे मैंने बोला कि यहां पे ये पूरा एंगल डी थीटा है, ये एंगल अगर डी थीटा है तो चेक करो ये एंगल कितना बनेगा वहां पे, इसको एक्सटेंड कर दो वहां पे। तो ये डी थीटा बाई 2, ये 90, ये हो गया 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये 90। तो ये चेक करो यहां पे ये एंगल डी थीटा बाई 2 आता है या नहीं आता है। इस तरह के क्वेश्चन हमने सर्कुलर मोशन में लिए जहां पे चेन का हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते थे। तो यहां पे अगर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करोगे रोप का, बताओ इस रोप की अगर बात करोगे तो यहां पे ऊपर की ओर जो फोर्स बन रहा होगा इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा वो तो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस आउट हो जाएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2 यहां से, टी साइन डी थीटा बाई 2 यहां से। तो बताओ ये 2t साइन डी थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। और ये जो 2t साइन डी थीटा बाई 2 होगा, बताओ अब ये यहां पे किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये बैलेंस कर रहा होगा इसके वेट को। तो मान लो ये लेंथ वहां पे कितनी है, dl, और हमें मालूम है dl किसके बराबर होता है, dl r d थीटा के बराबर होता है। तो इसका जो वेट आएगा dm होगा लैम्डा इंटू dl की वैल्यू पुट करोगे तो बताओ ये लैम्डा r d थीटा आएगा या नहीं आएगा वहां पे। और हमें क्या करना है, यहां पे इस एलिमेंट का जो वेट रहेगा वो कौन बैलेंस कर रहा होगा, वो बैलेंस कर रहा होगा 2t साइन डी थीटा बाई 2 किसके बराबर, लैम्डा आर डी थीटा के। बताओ इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहां पे। अच्छा, अब यहां पे अगर तुम चेक करोगे तो एंगल स्मॉल है, एंगल स्मॉल है तो वो हो जाएगा 2t साइन डी थीटा का, ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2। हमें मालूम है एंगल अगर स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा, डी थीटा कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट होगा, और यहां से रिजल्ट क्या निकल के आ गया, नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आ गया T इक्वल्स टू आर लैम्डा। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां पे जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा वहां पे T इक्वल्स टू आर लैम्डा। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें तभी मिल पाएगा ना जब वहां पे हमें T मालूम होगा। और बताओ T कहां पे है, T यहां पे मिड पॉइंट का टेंशन है कि नहीं है, टेंशन। अब टेंशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से मैं इस चीज को रब कर रहा हूं। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यहां पे केवल आधी स्ट्रिंग को देखना है। ये तुम्हारी आधी स्ट्रिंग है कि नहीं है। अब अगर तुम इस आधी स्ट्रिंग को देखोगे तो यहां पे टेंशन T है जो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस डायरेक्शन में फोर्स क्या था, F cos थीटा। इस डायरेक्शन में क्या था, F sin थीटा। और यहां पे याद रखना है ये पूरी स्ट्रिंग थी, पूरी स्ट्रिंग का मास अगर m है तो हाफ स्ट्रिंग का मास mg/2 होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब ध्यान है ये पूरा पार्ट हमने आधी स्ट्रिंग कंसिडर करी है, आधी स्ट्रिंग का जो पार्ट है वो रेस्ट में, और रेस्ट में अगर होगा तो बताओ t किसके बराबर होगा, तो t वहां पे बराबर होगा किसके, F cos थीटा के।
f की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो f की जगह हम पुट कर सकते हैं mg/2 cot थीटा। चेक करो यार सही लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पे मैंने। थीटा 2f साइन थीटा mg के बराबर है, तो f cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, t को, है ना। तो यहां से हमारी इक्वेशन आ गई f cos थीटा t के बराबर है, देखो एक नहीं है, t f cos थीटा के बराबर है, f की जगह पुट कर दिया mg/2 साइन थीटा, तो चेक करो ये बन गया कि नहीं बन गया, mg/2 cot थीटा। अच्छा हमें क्या देखना है वहां पे, t की वैल्यू पुट करें, t का मतलब हो गया r, लैम्डा का मतलब क्या हो गया, लैम्डा का मतलब हो गया m/l किसके बराबर, mg/2 cot थीटा के। अब यहां पे m से m कैंसल आउट होगा और r की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, r की वैल्यू निकल के आ रही है gl/2 cot थीटा। देखो है कि नहीं यहां पे। अब अगर r की वैल्यू निकल के आ गई, चेक करो r इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, r आ गया g cot थीटा बाय gl cot थीटा बाय 2। अब यहां पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया v का स्क्वायर, तो ये हो गया 2gd अपॉन r। r का मतलब क्या हो गया, r का मतलब हो गया gl cot थीटा इंटू 2। तो जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा वो निकल के आएगा 4gd अपॉन, अच्छा g से g कैंसल आउट हो रहा है क्या, तो चेक करना वहां पे एक बार, एक मिनट जरा वैल्यू पुट कर दो यहां पे जरा भाई। AC का मतलब क्या हो गया, AC का मतलब हो गया v स्क्वायर, तो v स्क्वायर तो हो गया 2gd। r का मतलब क्या हो गया, r का मतलब हो गया वहां पे gl इंटू 2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये cot थीटा, g से g कैंसल आउट हो रहा है। तो एक बार चेक करना कैलकुलेशन, हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ रहा है 4d 1/cot थीटा tan थीटा। तो जो रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है वहां पे कितना, 4d tan थीटा बाय l। तो एक बार अपन इसका आंसर चेक कर लेते हैं। जो आंसर दिया है वहां पे 4gd tan थीटा बाय l। तो एक बार चेक करो कहीं पे अपनी इक्वेशन गलत हो रही है क्या वहां पे। AC हो गया v स्क्वायर बाय r, v की वैल्यू हो गई हाफ m v स्क्वायर, v की वैल्यू हो गई 2gd। देखो एक बार चेक करो वहां पे 2f साइन थीटा mg के बराबर, तो यहां पे जब तुमने लिखा था 2t साइन d थीटा बाय 2 mg के बराबर, एक बार चेक कर लेना वहां पे इक्वेशन क्या बनी थी अपनी। एक बार तुम लोग कैलकुलेशन वहां पे देखना, अपनी इक्वेशन थी 2t साइन d थीटा बाय 2 किसके बराबर था, वहां पे बराबर था dm। अच्छा वेट के बराबर था, चेक करना वहां पे। तो वेट अपन ने नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू जी। चेक करो इतना था कि नहीं था वहां पे, क्योंकि अगर यहां से होगा तो t इक्वल्स टू आएगा लैम्डा आर जी। चेक करना वहां पे t की वैल्यू आती है लैम्डा आर जी, तो इसको करेक्ट कर दो वहां पे जरा। यहां पे हो गया t की वैल्यू लैम्डा आर जी, तो t की वैल्यू जब तुम पुट करोगे तो t की जगह पुट किया r, लैम्डा m बाय एल इंटू साथ में यहां पे क्या आ गया, एक g भी आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से तुम्हारा g और g कैंसल आउट होगा,
तो आर की वैल्यू होगी L/2 इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब आ जाएगा। तो अब जो इक्वेशन हमारी आ रही है वहां पे वो क्या आ रही है, ए सी वी स्क्वायर कितना हो गया 2GD अपॉन आर। आर का मतलब क्या हो गया L कॉट थीटा इंटू 2। तो चेक करना ए सी की वैल्यू आती है 4GD tan थीटा बाय L। यही हमारा वहां पे क्या था, आंसर था। एक बार चेक कर लेना 2t साइन डी थीटा बाई 2, जब हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था तो वहां पे इक्वेशन लिखनी थी 2t साइन डी थीटा बाई 2 किसके बराबर था, मास था वहां पे लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू जी, तो वहां पे t लैम्डा आर जी के बराबर आता है। ठीक है नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन लेंदी है, एक बार क्वेश्चन को समझना और फिर से सॉल्व करके वहां पे देखना। तो नोट डाउन कर लो इसको वहां पे।